हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है 27 ऑफ दिसंबर को, जहां पर हम आज की इस वीडियो में उस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जो होने वाली है श्री बालाजी वल्लभ कंपोनेंट्स लिमिटेड। जहां पर हम इस कंपनी का बेसिक से लेकर एडवांस में पूरी की पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो अभी ना जितने भी आईपीएस आने वाले हैं एसएमबी नेक्स्ट वीक, तो वहां पर काफी ज्यादा दिन हमारे पास पड़े हैं। तो प्रॉपरली कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं होने वाला है जिस पर मैं आज के टाइम पर अपना कोई डिसीजन बना सकूं। बट हाँ, जिस आईपीओ को देखने के बाद मुझे लगता है कि वो चीज मेरे लिए सही नहीं होने वाली है, या फिर जिस आईपीओ में मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा कि इस आईपीओ में तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत लग रही है, तो उस आईपीओ में मेरा क्लियर डिसीजन बन जाएगा। बट फिलहाल के टाइम पे इस आईपीओ को मैं स्टडी करना चाहूंगा आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में किस तरीके से वहां पर ग्रे मार्केट का प्रीमियम अपडेट होता है, किस तरीके से वहां पर इस आईपीओ में हमें डिमांड देखने को मिलती है, किस तरीके से एचएनआई वहां पर सब्सक्रिप्शन इसको देते हैं, कितना ज्यादा पैसा वो इस आईपीओ में देते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को मैं उन सभी आईपीओ में देखना चाहूंगा। उसके बाद मेरा वहां पर कोई भी डिसीजन बनेगा। बट जो भी डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। वो मेरा पर्सनल डिसीजन होगा फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होगी किसी भी तरीके से, जहां पर सिर्फ हम कंपनी को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी का अपना रिस्क फैक्टर होता है, हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, तो आपको अपने कोडिंग अपना नजरिया देखना पड़ेगा। बट जो भी डिसीजन होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अब हम कंपनी के बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम इसकी बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो ये कंपनी प्रोड्यूस करती है वॉल्व कंपोनेंट्स फॉर वॉल वॉल्व्स, बटरफ्लाई वॉल्व्स एंड अदर वॉल्व्स इंक्लूडिंग फोर्स प्रोडक्ट्स। अब काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, जितने भी यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर या मैकाट्रॉनिक्स वाले होने वाले हैं, उन सभी को इन चीजों के बारे में पता होगा। बट वाई द वे मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दे देता हूँ किस तरीके के होते हैं ये वॉल्व्स। जो मैकेनिकल का पार्ट होने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और इनको स्टडी भी कर सकते हो। बाय द वे, ये मशीनरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जहां पर अगर हम आगे इस कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो ये कंपनी प्रोड्यूस करती है वेरियस वॉल कंपोनेंट, जिनमें आ जाते हैं वॉल स्पिंडल्स, वॉल बॉडीज, पोर्ट्स, ट्रूनियर फ्लैंजेस, हाउसिंग रिंग्स, शाफ्ट, hoods, discs, and sleeves. These components are used in various type of valves such as wall valves, butterfly valves, control valves, and gate valves and check valves. और उसी के साथ साथ कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है जो पुणे में होने वाली है। और इन प्लांट्स में इनके पास मशीनरी है, फैसिलिटीज है फॉर फोर्जिंग, हीटिंग एंड मशीनिंग मटेरियल्स। और उसी के साथ इनका एक प्लांट जो बोसारी में होने वाला है पुणे में, वो इक्विप्ड होने वाला है फॉर फोर्जिंग एंड हीट ट्रीटमेंट। और जो इनका दूसरा प्लांट है जो था चक्कन एमआईडीसी बम्बोली में, वो रिस्पॉन्सिबल है मशीनिंग के लिए। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है कंपनी, जहां पर इन्हें हेल्प हो जाती है एक लार्ज कस्टमर बेस बनाने में, इतने सारे प्रोडक्ट्स होने की वजह से। इन एडिशन अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी ने अपना काम एक्सपेंड किया है टू द इंटरनेशनल लोकेशन, जहां पर दुबई, जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान, इटली, साउथ अफ्रीका एंड यूएस, यूके, कतर एंड पेनिसिल्वेनिया जैसी कंट्रीज आ जाती है। एज ऑफ जून 30, 2023 कंपनी के पास 168 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अगर जैसे कि कई बार क्या होता है कि सीजन चल रहा होता है किसी चीज का, अगर हमारा कोई काम होता है, तो वहां पर कुछ ना कुछ सीजन आ जाते हैं जहां पर हमारा काम बढ़ जाता है, वर्कलोड काफी ज्यादा हो जाता है। अगर ऐसी नौबत जहां पर भी हमें देखने को मिलती है, तो ये कंपनी हायर करती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। मतलब कि अगर हम ओवरऑल में काम की बात करते हैं, एक अच्छा काम होने वाला है, एक नीच काम होने वाला है, जो इस कंपनी के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है, जिसकी वजह से मैं इस कंपनी को स्टडी करना चाहूंगा आने वाले दिनों में भी। बट अगर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं इसके टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो 27 ऑफ दिसंबर को ओपन होगा, क्लोज होगा 29 ऑफ दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 1 ऑफ जनवरी को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 2 ऑफ जनवरी से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 2 ऑफ जनवरी को। लिस्टिंग डेट होने वाली इसकी टेंटेटिव 3 ऑफ जनवरी की। अगर हम कुछ अदर डिटेल्स की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड होगा 95 से 100 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है 100 रुपीज, यानी कि कट ऑफ प्राइस अगर हमें इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो। और उसी के साथ साथ लोड साइज होगा 1200 शेयर्स का, जहां पर टोटल इशू साइज है 21.60 करोड़ का। एक अच्छे डिसेंट साइज का एसएमई आईपीओ होने वाला है, पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू।
लिस्टिंग होगी बीएसई के एसएमई पर। और अगर हम इसके कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल कैटेगरी का 35% का और एचएनआई में 15% का। अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 1200 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। एचएनए में 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 की, जहां पर 2 लोट्स मिनिमम होने वाले हैं और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही हमें अलॉटमेंट होगी। अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाना चाहूँ, अगर मान लो कि इस आईपीओ की एचएनए में 100x तक सब्सक्रिप्शन हो जाती है, तो वहां पर अगर हम 1.2 करोड़ की एप्लीकेशन लगाएंगे, तब जाकर हमें एक लोट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस, जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ उस बेसिस पर हमें उतना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा उस एक लोट को लेने के लिए। जहां पर एसएमई आईपीओ की एचएनआई कैटेगरी में लॉटरी सिस्टम लागू नहीं होता है, जैसे हमें मेनलाइन आईपीओ में देखने को मिलता है। अगर हम इसके प्रमोटर्स की बात करते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स होने वाले हैं वो होने वाले लक्ष्मीकांत सदाशिव कोल्ले सर, माधुरी लक्ष्मीकांत कोल्ले मैम और श्रीनिवास लक्ष्मीकांत कोल्ले सर। अगर हम साइज की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्री इशू की तो 100% था, पोस्ट इशू रह जाएगा 73.53% का। जहां तक हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है कंपनी में। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले टोटल है 2021 में था 17 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो चुका था 40 करोड़ तक पहुंच चुका था ऑलमोस्ट, फिर नेक्स्ट ईयर अप्रोक्स 50 करोड़ के। और अगर हम पहले 3 मंथ्स की बात करते हैं 2024 फाइनेंशियल ईयर के, तो 51 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में था 16 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिला 39 करोड़ के, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से काफी ज्यादा ही बूस्ट था 62.94 करोड़ के। फिर अगर हम बात करते हैं पहले 3 महीने 2024 ईयर के, तो 16.5 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले ईयर लॉस में था -3 लाख का, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट में आ चुकी थी सीधा 1.53 करोड़ का। उसके बाद 2023 में 6.43 करोड़ का प्रॉफिट। अगर हम पहले 3 मंथ्स की बात करें तो 1.84 करोड़ का प्रॉफिट। काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिला है और काफी बड़े फिगर्स हमें देखने को मिले एकदम से, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय भी हो जाता है कि ये रियलिटी में ऐसे फिगर्स हमें दिखने को मिल भी रहे हैं या फिर सिर्फ कागजों कागजों में चल रहे हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 9.75 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस 3.77 करोड़ के, और टोटल बोनस कंपनी के पास होने वाली है 28.79 करोड़ की। अगर मैं ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करूं, हाउएवर 2021 में कंपनी लॉस मेकिंग थी, बट उसके बाद ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसमें हमें कोई भी दोहराई नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की आगे कि ये आईपीओ ला ही क्यों रही है, ऐसा क्या रीजन था कि कंपनी को आना पड़ा, तो यहाँ पर इनको फंडिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है टुवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी। बस ये जो पॉइंट है, ऐसे पॉइंट मुझे पसंद आते हैं किसी भी कंपनी में, चाहे वो मेन लाइन हो या फिर एसएमई आईपीओ, स्पेशली एसएमई आईपीओ, क्योंकि वहां पर एसएमई आईपीओ काफी ज्यादा रिस्की हो जाते हैं। और ऐसे में एसएमई आईपीओ में अगर हम इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं एज बीइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो वहां पर हम चाहते हैं कि हमारा पैसा कंपनी ऐसी जगह पर लगाए जिससे कंपनी की ग्रोथ होने में हेल्प हो आने वाले टाइम में। और कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, या तो वो कुछ ऐसा काम करे अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचे, कुछ प्लांट्स खरीदे, कुछ नई मशीनरी लगाए, या फिर अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करे। तो जो उस एक्सपेंडेशन का जो पॉइंट होता है ना, जब उस चीज पर वो पैसा लगता है, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। तो इस वजह से ये पॉइंट मुझे काफी ज्यादा पसंद में आता है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो वहां पर सबसे पहले अगर हम पी रेशो की बात करते हैं, तो इस कंपनी का पी रेशो होने वाला है 9.33 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 81 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 136.76 करोड़ परसेंट का, काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 26.47% का, अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशो बाद में देखते हैं। ईपीएस 10.72 की, ओके ओके है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 81.50%, काफी अच्छा है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इन 4 फैक्टर्स में बात करूं फंडामेंटल्स की, कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस कम है बट इतनी भी कम नहीं है कि मैं यहाँ पर टेंशन में आ जाऊं। बट डेट टू इक्विटी रेशियो एक मेजर कंसर्न बना हुआ है 3.63 का। आने वाले टाइम में अगर जहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता है, तो वो कंपनी के लिए एक काफी मेजर नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और किस तरीके से जहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो को कंपनी मैनेज करेगी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है देखने के लिए। अगर मैं ऑल ओवर वैल्यूएशन की बात करूं, देखो एसएमई कंपनीज में
अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट में एसएमई कंपनी में ऐसी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है जिसके साथ हम कंपेयर कर सके। हाउएवर अगर हम मेन लाइन में देखते हैं तो उन चीजों को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेन लाइन में जितनी भी कंपनीज होती हैं वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हुई हुई होती हैं। तो ऐसे में इन कंपनीज को उन कंपनीज के साथ हम कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं। बट एसएमई कंपनीज में जहां पर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके साथ मैं कंपेयर कर सकूं, बट मैं अगर वैल्यूएशन वाइज जाने की कोशिश करूं इस आईपीओ में, तो देखो आईपीओ फुली प्राइस होने वाला है एज बीइंग। अगर हम एफवाई 2024 के फाइनेंशियल्स के फिगर को देखते हैं, मतलब कि अगर कंपनी 10 रुपए की डिमांड कर रही है तो वहां पर वो 10 रुपए की वैल्यू डिजर्व करती है। तो इस वजह से यहाँ पर फुली प्राइस होने वाला है। बट किस तरीके से जहां पर हमें जीएमपी, किस तरीके से डिमांड और किस तरीके से एचएनए की सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, तो वहां पर हमें उम्मीद है कि जहां पर हमें ग्रे मार्केट में भी इसमें थोड़ा बहुत एक्शन तो होते हुए देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से मार्केट का मूड मोल, देखो अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ऐसा नहीं है कि बिगड़ सकता है, ऐसे चांसेस भी नहीं है। बट अगर बाय चांस, क्योंकि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अगर बाय चांस मार्केट का भी मूड माहौल बिगड़ता है तो वहां पर एसएमई आईपीओ में सबसे ज्यादा पेन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये कंपनीज काफी ज्यादा छोटी होती हैं और वहां पे इफेक्ट भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आने वाले टाइम में, किस तरीके से वहां पर मार्केट चलती है। तो उस पॉइंट का भी मेजर ध्यान रखते हुए मैं इसमें कोई भी डिसीजन बनाऊंगा। बट अगर मैं इसके जीएमपी की बात करूं आज के टाइम पे, तो यहाँ पर आज के टाइम पे इस कंपनी का कोई भी जीएमपी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जहां पर हल्का फुल्का काम होता है वो देखने को मिल जाए। बट एनीवे, हमने जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव पर ही है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दी गई है। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करी है, ताकि हमें हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग, हमारे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग कंपनी क्या चीज करती है, कंपनी के फिगर्स कैसे हैं, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। तो बस उन्हीं पॉइंट्स को हमने कवर करने की कोशिश करी है। बाय द वे, जो भी मेरा इसमें डिसीजन होगा, जो भी मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन होगा, मेरा फाइनल डिसीजन होगा, वो मैं आप लोगों को फॉर एजुकेशन पर्पस अपडेट कर दूंगा। बट आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालिसिस करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपना डिसीजन बनाइएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।